स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा एनसीईआरटी का साइंस सीरीज में जो वीडियो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमारे ह्यूमन हार्ट्स में ब्लड पंपिंग होता है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, उन चीज़ों को लेके पढ़ेंगे। अभी हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, हम लोगों ने हिस्ट्री ख़त्म किया है और अब हमारा जो बचा हुआ है वो हमारा है अभी साइंस, है ना। सो जैसे ही हम लोग साइंस कवर करेंगे एनसीईआरटी सीरीज में, फिर हम लोग जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो हम साइंस सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है आज है हमारा वो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने समझा था कैसे, हम लोगों ने पूरा लंग्स के बारे में पढ़ा था, है ना, कैसे वहाँ पे गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं, हम लोगों ने हर एक चीज़ को समझा था बहुत डिटेल से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओके, तो ये भी वीडियो बहुत ही डिटेल होने वाला, बहुत अच्छा। अब अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है साइंस का डर खत्म। साइंस के ऐसे कोई सवाल नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे, वो चाहे सवाल सीडीएस में पूछे या कोई भी एग्जाम में पूछे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को पूरा कवर कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी को बहुत डिटेल से चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा एनसीईआरटी ही यहाँ पे रख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत चीज़ों को छोड़ते हुए, बहुत चीज़ों को रखते हुए चल रहे हैं और बहुत ही ये महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी सेशन कर रहे हैं इसमें हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं कि हम लोग जनरली इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है, मीन्स कि जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो रहा है तो हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग साथ में करते चल रहे हैं, प्रैक्टिस साथ में करते चल रहे हैं। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो हम लोग पूरा मानव के ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जनरली। तो अभी जब जैसे हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा तो फिर हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, लगभग 300 प्रश्न। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रैक्टिस भी सब कुछ हो रहा है, सब सवाल भी देखते जा रहे हैं। तो देखिए, तो जनरली जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम लोगों ने 2 चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेशन, ये दोनों हम लोगों ने कवर किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। और इसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक सवाल नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा जब ख़त्म होगा तो लगभग 300 प्लस सवाल मैं कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। उन सवालों को करने के बाद कोई सवाल ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा एग्जाम में, है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। हम लोग अपने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, फिर कंकाल होगा, तंत्रिका होगा और फिर ग्रंथियाँ और हार्मोन्स होगा। जनरली हम लोगों ने इस चैप्टर को लाइव सेशन में किया था, है ना। लाइव सेशन में मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया था, बट उस वीडियो में कुछ इशू आ गया, मीन्स लास्ट में 10 से 15 मिनट बीच में साउंड नहीं था और मैं कमेंट्स नहीं देख पाया, इसके वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी में कहाँ दिखाई देता है। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 7वां का चैप्टर नंबर 10, क्लास 10वां का चैप्टर नंबर 6 और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 18। ये सारे चैप्टर जो डील करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से, मानव में परिसंचरण तंत्र से। समझ रहे बातों को। तो इसलिए और साथ ही साथ हम लोगों ने इस बुक का भी रेफरेंस लिया, जो बुक है इनसाइक्लोपीडिया अरिहंत का है ना। बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है। जनरली इसमें एनसीईआरटी चीज़ों को भी कवर किया गया अच्छे तरीके से। और यही एक बुक है साइंस का जिसके जो एनसीईआरटी पे मतलब अच्छे तरीके से चीज़ें कवर की गई। बाकी सारे बुक्स में एनसीईआरटी वाले फैक्ट छोड़ दिए जाते हैं। एनसीईआरटी का हर वो एक फैक्ट बहुत जरूरी होता है ना। उसमें कोई भी ऐसे फैक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं जो जैसे सवाल बन सकता है, वो हर एक फैक्ट जरूरी होता है, इसलिए सारे फैक्ट को इसमें कवर किया। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। देखिएगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना जनरली कि ऑक्सीजन कैसे हमारा लंग्स में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन लाया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रहता है, जो भी रहता है, तो फिर हमारा एल्वोलाई से कैसे ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, मतलब ये सब चीज़ें हो रही थी। आखिर ये क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन ही तो है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्कुलेशन ही तो है। पूरा हमारे बॉडी में ब्लड चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है ना। तो कैसे सर्कुलेट हो रहा है, कोई पाइप है लगा हुआ, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे वेजल्स हैं, आर्टरीज हैं, है ना, कैपिलरीज हैं, उसके माध्यम से ही हमारे शरीर में जो ब्लड है
उसका फ्लो हो रहा है, और भी कोई फ्लूइड्स है उसका फ्लो हो रहा है, डैट मीन्स ये यही पूरा कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सब हार्ट के चक्कर में होता है, हार्ट करता है। तो मैंने यहाँ लिखा है परिसंचरण तंत्र वाहिकाओं, धमनियों, शिराओं और केशिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है। अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हुए पूरे शरीर में रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार करता है। यह होमियोस्टैटिस को बनाए रखने और सभी कोशिकाओं को आवश्यक संसाधन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। होमियोस्टैटिस मतलब होता है कि शरीर को एकदम बनाए रखना, शरीर के पोस्चर को बनाए रखना, शरीर के जो शरीर का जो होता है रिक्वायरमेंट उसको बनाए रखना, है ना। तो इस चीज़ को बनाने रखने में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र हेल्प करता है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, सब समझ में आएगा। देखिए ये कह रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप पढ़ा रहे थे हम, है ना, सॉरी हम पढ़ा नहीं रहे थे, सॉरी, जब मैं पढ़ा रहा था डाइवर्सिटी, जब मैं आपको जीवों का वर्गीकरण पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बोला था सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन होता है, एक क्लोज होता है। अच्छा, ओपन और क्लोज में क्या अंतर है, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या अंतर है, क्या बेसिक अंतर है, उस चीज़ को हमें समझना जरूरी है ना। क्योंकि अगर एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर सवाल आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में गलत है, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। इसलिए हमें हर एक चीज़ों को कवर करना है जो हमारे काम की चीज़ें हैं। देखिए जनरली इसमें बहुत सारे जनरली इसमें जो परिसंचरण होता है वो होता है, आप ध्यान में रखिएगा, हेमियोसील, है ना, हेमियोसील कैविटी, मतलब पूरे शरीर में एक खाली जगह, आप बात बोल सकते हैं ना कि कैविटी होता है, खाली जगह होता है, वहीं पे जो फ्लूइड है ना, जो भी ब्लड होगा या फ्लूइड होगा ना, वो सर्कुलेट करते रहेगा। कोई अलग से नस या कोई अलग से, आप कहते हैं ना कि आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, कोई अलग से वाहिनियाँ, कोई अलग से नालिकाएं, कोई अलग से धमनियाँ, सिराएं, ये सब नहीं होता है। तो केवल एक खाली स्पेस जगह होता है जिसमें फ्लूइड पूरा चारों तरफ फैलते रहता है, और जो भी कोशिका को चाहिए ब्लड, जो भी कोशिका टिश्यू जो है डायरेक्टली इसके अंदर समाहित हो जाते हैं, मतलब इसको ब्लड डायरेक्टली मिल जाता है, डायरेक्टली बात हो जाते हैं, है ना। यही डिफिनीशन है आपका जनरली। लेकिन जब हम क्लोज, जो हम लोगों में है क्लोज, अगर हम बात करेंगे तो किसके माध्यम से, बाई वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, मतलब जो भी आपके हो सकते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हुआ कि कैसे फ्लो हो रहा है। दूसरा चीज आप देखिएगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उत्तकों से सीधा, एक सेकंड, डायरेक्ट कनेक्टेड टू टिश्यू। इसमें जो कैविटीज होते हैं डायरेक्टली टिश्यू को नहा देते हैं, डायरेक्टली टिश्यू कनेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ उत्तकों से सीधा संपर्क नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। आप बातों को समझिए, मैं हिंदी इंग्लिश चीज़ों को लिख रहा हूँ, तो हिंदी वाले ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप चीज़ें इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो जहाँ पे मुझे हिंदी बोलना होता है मैं अच्छे तरीके से बोलता हूँ, समझाता हूँ, तो कोई ऐसा इतना भी टफ चीज़ नहीं है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, इस तरह के सिस्टम में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बताइए, गैस का आदान प्रदान होगा जी, गैस एक्सचेंज होगा, नहीं होगा। इसमें दोनों होगा, इसमें हीमोग्लोबिन भी होगा और गैसेस एक्सचेंज तो होता ही, आप देखते होंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन है, ये सब का तो एक्सचेंज होना ही होना है। क्लियर है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने बताया। जो आप देखिए एक एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन आएगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, है ना, ये सब आते हैं। लेकिन क्लोज में आप देखिए कौन कौन आएगा, आपका तो पहला तो निडेरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं केचुआ, जिसमें आता है, सॉरी निडेरिया नहीं, सॉरी ओके, एनालिडा, ठीक है, एनालिडा आएगा,
जिसमें केचुआ आएगा, हमारे पक्षी आएंगे एप्स, हमारे मैमल्स, पूरे मैमल्स आ जाएंगे, स्तनधारी जिसमें हम लोग आ जाएंगे, और पिस्कस पूरा मत्स्य वर्ग आ जाएगा, एम्फीबियन और पूरा रेप्टाइल्स। मतलब आपका पूरा जो जो कोडेटा में आ जाते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं जनरली। आप एक अगर आप छोड़ देते हैं एनेलिडा को तो बाकी कोडेटा वाला सब आ जाता है आपको इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, जहाँ पे विजुअल सेशन के माध्यम से ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में होता है। इस तरह की चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र जो पढ़ेंगे ना तो दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को कैसे सर्कुलेट होता है, और एक हम पढ़ेंगे लिम्फ। एक और पार्ट, एक और चीज़ है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम लोग जानकारी रखेंगे। समझ रहे बात को? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका डिस्कवरी किया था विलियम हार्वे, है ना। विलियम हार्वे के द्वारा 1628 मेरे हिसाब से ये डेट होगा, देख लेना एक बार। 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया गया। कैसे ब्लड फ्लो होता है उसका खोज किया गया। अब जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और वेजल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेजल्स मतलब कैसे होता है ब्लड और हार्ट, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग जनरली नॉर्मल चीज़ है ये सब चीज़ें, वही सेम चीज़, वेजल्स आएगा, नोट्स आएगा, ऑर्गन्स आएगा, टिश्यू आएगा, लिम्फ क्या होता है, जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा। उन बातों पे ध्यान देंगे, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आएगा ब्लड। सही बात है। तो पहला हमारा ब्लड है। ब्लड के बारे में आप समझिए, मैंने बताया था कि ब्लड क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक। मैंने कनेक्टिव टिश्यू बताया था, और उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड है होता जो है वो लिक्विड अवस्था में होता है, फ्लूइड अवस्था में होता है, इसलिए जो ब्लड है वो तरल संयोजी ऊतक है। पहला चीज, जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और लिक्विड वाला पार्ट है, जनरली आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसका कलर जो होता है वो डार्क रेड होता है। कहाँ पे? वेन्स में, मतलब सिराओं में, सीरा में। अच्छा, सीरा और आर्टरीज के बारे में बता दूं। सीरा का मतलब होता है वेन्स, और हमारे शरीर में जहां जहां सीरा है मतलब ये इम्प्योर ब्लड रखा है, इम्प्योर ब्लड रखा है। इम्प्योर ब्लड जब भी मैं बोलूँगा तो इसका मतलब ये मतलब है गंदा खून, है ना। गंदा खून मत समझिएगा, मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन नहीं है ना, डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। अच्छा, जहां जहां आपको दिख जाएगा आर्टरी, इसका मतलब होता है धमनी। तो यहां जब भी देखे तो समझिएगा प्योर ब्लड रखा है। कौन सा ब्लड रखा है? प्योर ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। ओके, तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। तो जब ये सीरा में रहता है तो ज़्यादातर कलर आपको डार्क रेड एकदम थोड़ा गाढ़ा लाल दिखेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। और जब ये आर्टरीज में रहेगा तो एकदम ब्राइट रेड दिखेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। रेड कलर क्यों होता है सबको पता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जो है उसमें आपका आयरन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है रक्त का। क्लियर है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एवरेज ब्लड होता है एक ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है उनका शरीर में, बॉडी में। और इनका पीएच मान ब्लड का 7.4 है, जो कि एक एल्कलाइन है, स्लाइटली एल्कलाइन है, स्लाइटली एल्कलाइन है ना। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना है, आराम से चीज़ें बनेगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ब्लड जहाँ बनता है उस जगह को उस जगह को बोलेंगे हेम्पोइटिक टिश्यू। हिमपोइटिक टिश्यू मतलब हिम, मतलब यहाँ पे हिम तो हीमोग्लोबिन ब्लड समझिएगा, और पोइटिक टिश्यू तो ये जहाँ जहाँ ये टिश्यू, इन ऊतकों में आपका, इन ऊतकों में जनरली आपका ब्लड का निर्माण होता है। वो सब ऊतक में कौन कौन आते हैं आप इसको तो समझिएगा, है ना। जनरली आप सब लोग पता है कि जो ब्लड बनता है कहाँ बनता है, सब जानते हैं कि अस्थि मज्जा बोन मैरो बनता है, ये सब जानते हैं, सबको पता है कि अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। लेकिन क्या आपको पता है
कि जब जब भ्रूण में होता है तब ब्लड यहाँ पे योल्क सैक में बनता है, तब ब्लड योल्क सैक में बनता है। कहाँ बनता है? योल्क सैक में बनता है। ठीक है, ये बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछता है तो वहाँ पे आपको नहीं फंसना है। ठीक है, और साथ ही साथ लीवर में भी ब्लड बनता है जनरली जब जब बच्चा जनरली जब गर्भावस्था में रहता है तो लीवर में भी आपका ब्लड बनता है। योल्क सैक हो, लीवर हो, फिर धीरे धीरे मैं और हम लोग में देखेंगे जब बड़ा होता है तो फिर बोन मैरो में, ये तीनों चीज़ जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में रोल निभाता है। ये तीनों जगह है जहाँ पे ब्लड बनता है। तो ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लीवर ऑप्शन में है तो गलत कर देंगे, लीवर में भी ब्लड बनता है, बट वो एक अवस्था होता है ना, एक अवस्था होता है। समझ रहे बात को? देखिए ये ब्लड एक वेजल्स है, एक वाहिकाएं हैं ब्लड का, आप समझिए पाइप है एक, है ना, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हैं, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जो ये लाल लाल जो दिख रहा है ना, ये जो लाल लाल गोल गोल, ये रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, और जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ओके, जनरली इसके अंदर जो ये ब्लू ब्लू जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू, ये जनरली क्या है, इसके अंदर केंद्रक है इसलिए ब्लू दिखाई दे रहा है ना। बाकी जो पीला है वो प्लाज्मा है, और प्लेटलेट्स आपको दिखाई देगा अलग अलग, जो कि आपको रक्त का थक्का जमाने में काम देगा, यह है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तो हम लोग आगे देखेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में आप इतना अगर जानते हैं तो सफिशिएंट है ना। ब्लड के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्लड के कंपोनेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्लड के अंदर मैं एंट्री नहीं किया हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग समझेंगे पहला ब्लड का कंपोनेंट। देखिए ब्लड का कंपोनेंट की बात करेंगे ना, तो ब्लड जनरली देखिए जो पीला वाला पार्ट है वो 55% है, और वो ब्लड का क्या कहलाता है? प्लाज्मा पार्ट। प्लाज्मा वाला भाग है जिसकी ज़्यादा है 55% है, और लगभग पानी ही होता है, जिसमें 90% पानी है, 6 से 9% प्रोटीन है, और हिपैरिन नाम का भी एक प्रोटीन है, हिपैरिन जिसको हम लोग एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। मतलब ये आपका रक्त का थक्का बनने से रोकता है। अब रक्त का थक्का बनने से कहाँ रोकेगा? हमारे बॉडी के अंदर। जब हमारा हाथ कट जाएगा तो कुछ देर बाद जम जाता है खून में, मीन्स कहने का रक्त का थक्का जम जाता है, क्लोटिंग हो जाता है, तो वो तो फिब्रोनिजन के कारण होता है, जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। तो अगर फिब्रोजिन ब्लड में है तो हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड जम सकता था, तो उसके लिए एक एंटी कोगुलेंट्स है, उसको बोलते हैं हिपैरिन। तो इसको नोट डाउन करना है, और जो कि प्लाज्मा में आपको दिखाई देगा, जो कि आपको प्लाज्मा में दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डेट्स हमारा जो अलग पार्ट होगा प्लाज्मा के बाद, जो हमारा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरली सेल, है ना, ब्लड सेल। तो ब्लड सेल की अगर हम बात करेंगे जनरली वो पूरा 45 में आएगा, और 45 में जनरली उससे थोड़ा सा कम है, उससे कम में आपको आरबीसी दिखाई देगा, है ना, प्लस आपको यहाँ पे आइसनोफिल और न्यूट्रोफिल में तो आपका डब्ल्यूबीसी दिखाई देगा, और कुछ पार्ट जो है जिसमें आपको प्लेटलेट्स दिखाई देगा, है ना। तो मेनली जो हमें याद रखना है ब्लड के कॉम्पोजिशन में कि सबसे बड़ा पार्ट जो आपका है वो आपका कौन सा है? प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में आपका पानी भी है, नमक भी है, अलग अलग तरह के मिनरल्स भी आपको दिखाई देंगे, जैसे सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, सॉल्ट भी है। आपका प्लाज्मा में हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन भी दिखाई दे दिया, प्लस में अलग अलग प्रोटीन भी दिखाई देता है ना। तो प्लाज्मा के बारे में आप इतना ध्यान में रखेंगे तो सफिशिएंट है ना, आपको इतना। तो 55% तो हुआ, बाकी 45% जो हुआ वो ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स बोलेंगे वो आते हैं। और ब्लड सेल्स में हम जनरली 3 चीज़ों को देखते हैं। क्या 3 चीज़ होते हैं भाई? तो ब्लड से में हमारा जनरली, अच्छा अब उससे पहले हम लोग प्लाज्मा समझ लेंगे, है ना, प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा। देखिए प्लाज्मा में जनरली 3 तरह के प्रोटीन है। प्लाज्मा जो कि 55% पार्ट है हमारे ब्लड का, उसमें जनरली 3 प्रोटीन है। एक तो एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना, मतलब प्रसार
है ना। प्रसार संतुलन बनाए रखना, जनरली कितना पानी होना चाहिए ब्लड में, कितना पानी नहीं होना चाहिए ब्लड में, उसको मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना, कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम है एल्बुमिन का। तो एल्बुमिन, एल्बुमिन नाम आएगा तो क्या कहेंगे, प्रसारण संतुलन बनाना, प्रासरण, ठीक है, प्रासरण, ठीक है, प्रासरण, प्रसारण हो गया, सॉरी, ठीक है। फिर एक आपका बीच वाला जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, देखिए नाम है ग्लोब्यूलिन, लेकिन काम इसका क्या है, ये इसको बाइग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, इसका नाम है यूमिनोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो जनरली इसका काम है एंटीबॉडीज बनाना, तो प्रतिरक्षा, है ना, के रूप में हेल्प करता है। प्रतिरक्षा हमारे शरीर को, हमारे शरीर में जो भी हमारे ब्लड में जो भी एंटी पार्टिकल्स आएंगे, जो फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, उससे बचाने का काम करेगा हमारा कौन, ग्लोबुलिन्स, है ना। फिर हमारा है फिब्रोनिजिन, जिनके बारे में हम बात कर रहा था, ये भैया क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब हमारा ब्लीडिंग जब होगा उसको रोकने का काम करेगा और हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, रक्त का थक्का बनाने में, है ना, रक्त का थक्का बनाने में फिब्रोनिजिन हेल्प करता है ना। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्लड, अब तो प्लाज्मा देख लिए, प्लाज्मा में 3 हमने देख लिया, एल्बुमिन देख लिया जो कि प्रसारण संतुलन के लिए, ग्लोबुलिन्स देख लिया जो कि प्रतिरक्षा के लिए, और हम लोगों ने फिब्रोनिजिन देख लिया जो कि रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल जिसका 45% पार्ट है, यही 45% है। इसमें आरबीसी आएगा जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, पहला बात। आरबीसी हमारा गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके जाता है ना, और चेंज करने का काम करता है। सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलेंगे भैया, इसमें हीमोग्लोबिन, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए कलरलेस रहता है। और व्हाइट ब्लड सेल जो है वो 5 तरह का होता है, आगे हम लोग देखेंगे। और व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम है हमारा, ये लड़ता है इन्फेक्शन के रिगार्ड, मतलब कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उससे लड़ाई करता है, मार देता है उसको। तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स, है ना, जिसकी संख्या कम होती है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यही प्लेटलेट्स की यहाँ भी फिब्रोनिजिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, यहाँ भी प्लेटलेट्स में भी आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। तो जनरली क्या होता है कि प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम जाएगी आपके शरीर में, तो पहला बात कि प्लेटलेट्स में आपका थोड़ा सा, जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रक्त का थक्का जमता है वो थोड़ा लेट जमेगा। दूसरा चीज कि आपको डेंगू जब होता है ना तो प्लेटलेट्स की संख्या ही गिरती है, प्लेटलेट्स की संख्या ही गिरती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। पहले ये तो 3 नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी चीजें आप एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते, यहीं पे जो समझना है समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ओके। और नोट्स इसका जरूर बनाइएगा, बिना नोट्स से कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कनिकाएं या लाल रक्त, है ना, कोशिकाएं। तो जब हम आरबीसी की बात करेंगे, इसका नाम पहला बात इरिथ्रोसाइट है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। ये बोन मैरो में बनता, बोन मैरो भी कौन सा, रेड मैरो में, रेड बोन मैरो, तो जनरली तो बोन मैरो ही बनेगा, है ना। अब हम इन्फेंट की तो बात कर नहीं रहे ना, बच्चा एकदम छोटा, मतलब सॉरी एकदम भ्रूण की बात तो नहीं करेंगे, जो भ्रूण में है तो वहाँ पे योल्क सैक और लीवर आएगा। हम जनरली बात कर रहे हैं जो वयस्क का। तो बोन मैरो में आरबीसी बनना, और बोन मैरो ये हड्डी है, हड्डी के बीच वाला जो पार्ट होता है खोखला टाइप का, थोड़ा खोखला नहीं होता, जनरली भरा ही होता है उसमें, लेकिन कुछ अलग चीज भरा होता है, थोड़ा स्पॉन्जी टाइप का, है ना, थोड़ा मुलायम होता है। और वो स्पॉन्जी में, स्पॉन्जी बोन में आपको रेड मैरो दिखाई देगा, वहीं आपका बनता है आरबीसी, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जनरली बोन मैरो में सब बनेगा, आरबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी बनेगा, लेकिन सबका थोड़ा जगह अलग अलग हो इसी के अंदर। येलो रहेगा तो आपका यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बन जाएगा, है ना। देखिएगा, तो रेड बोन मैरो में आपका बोन
आरबीसी बनता है। आरबीसी जब बनता है और थोड़ा सा मैच्योर्ड होने में इसको चाहिए विटामिन B12, है ना, विटामिन B12 इसको चाहिए मैच्योर्ड होने के लिए। जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा विटामिन B12 के मदद से हमारा आरबीसी मैच्योर होता है, आरबीसी थोड़ा बड़ा होता है। जैसे ही बड़ा होगा उसके बाद 120 डेज इसका लाइफ है ना, 120 दिन जिंदा रहता है। और कहाँ मर जाएगा? स्प्लीन में। कहाँ जाएगा? स्प्लीन में, तो पलीहा में। तो पलीहा को हम लोग आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं, कब्रगाह भी बोलते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर में 5 से लेके 5.5 मिलियन, मिलियन मतलब 50 लाख से लेके 55 लाख तक का एक मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में 50 से लेके 55 लाख तक का आपका आरबीसी दिखाई देगा। ठीक है, अगर संख्या कम हुआ इस आरबीसी का तो एनीमिया बीमारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बीमारी? एनीमिया। ओके, और संख्या अगर बढ़ गया तो कौन सा बीमारी होगा? पॉलीसाइथीनिया बोले, क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीनिया। ओके, हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, मैंने पहले बताया है ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये गैसों का आदान प्रदान में बहुत मदद करता है ना। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलेगा तो हीमोग्लोबिन बनाएगा, है ना, आपने देखा भी था। और यही जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि खतरनाक होता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो कार्बोअमाइड हीमोग्लोबिन। देखिए चीज़ों को समझिएगा, हीमोग्लोबिन का एक नेचर है कि ऑक्सीजन के साथ तो ये बाइंड करता ही करता है, लेकिन इसको ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा प्यार है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड से के पास हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम अगर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो बहुत जल्दी ये हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच होगा बहुत स्पीड में और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एक पॉइजनस गैस है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बाइंडिंग क्षमता ऑक्सीजन से ज़्यादा है हीमोग्लोबिन में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब आरबीसी देखिएगा ना, देखिए तो आरबीसी का साइज कैसा है, गोल तो है, राउंड तो है और बायोकनकेव है, द्विउत्तल है, दोनों तरफ से उत्तल है। तो द्विउत्तल और बायोकनकेव शेप होता है आरबीसी का, ये ध्यान रखिएगा। और इसका काम क्या है भैया? काम तो वही है, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करना, गैसों का आदान प्रदान करना, है ना। अपने साथ ब्लड में आरबीसी है जो हीमोग्लोबिन के साथ में ये सारे गैसेस को लेता है, लंग्स के पास ले जाता है, वहाँ पे आदान प्रदान करता है लोवलाई के साथ, जो हम लोगों ने देखा। तो आरबीसी के बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे चलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल नाम से है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन इसे हम सोल्जर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, इसे शरीर का सैनिक भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी चीज़ें आएगा जो हमारे शरीर को प्रॉब्लम क्रिएट करना है, उसको ये मार देगा, उसको ये भगा देगा। मतलब आप समझिए बात को कि ये एक तरह से डिफेंस का काम कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म का, सोल्जर ऑफ द बॉडी है, सैनिक है ना। डब्ल्यूबीसी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये कलरलेस है। हम मान लिए कि हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है तो ये कलरलेस है। बट एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें न्यूक्लियस होता है। देखिए आरबीसी आपने देखा था, प्लेन फिगर था ना, आरबीसी का प्लेन फिगर है, कोई इसमें न्यूक्लियस आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसमें कोई न्यूक्लियस दिखाई नहीं दे रहा, तो जाहिर सी बात है कि आरबीसी के पास नो न्यूक्लियस, केंद्रक का अभाव है, केंद्रक का अभाव। बट डब्ल्यूबीसी पास केंद्रक है ना। तो आपको पता होना चाहिए यार कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, तो जिसके पास दिमाग वो ही लड़ेगा ना, दिमाग नहीं होगा तो गद्दा ऐसा ढोते रहोगे चीजों को। तो आरबीसी वही काम कर रहा है, आरबीसी के पास दिमाग है नहीं, न्यूक्लियस है नहीं उसके केंद्र में, तो ढोते रहता है चीजों को, है ना। लेकिन डब्ल्यूबीसी देखिए, इसके पास न्यूक्लियस है, लड़ाई करता है, तो ये क्या करता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। और ये भी बोन मैरो में बनता है, येलो वाला में,
लाइफ स्पैन इसका ज़्यादा नहीं, लड़ते लड़ते मर जाता है बेचारा 12 से 20 दिन, और 6 से लेके 8,000 ही इसका संख्या है प्रति मिलीमीटर क्यूब में। 6 से लेके 8,000 इसके पास न्यूक्लियस होता है। देखिए आरबीसी के बारे में, सॉरी डब्ल्यूबीसी के बारे में ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग जनरली दो तरह से पढ़ते हैं, दो तरह से पढ़ते हैं। वैसे डब्ल्यूबीसी जिनके सेल में ऐसे छोटे छोटे पाए जाते हैं कनिकाएं, इसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। देखिए ना डॉट डॉट लग रहा है, डॉट डॉट, तो ये कनिकाएं होते हैं। तो ये वाला आरबीसी कहलाएगा ग्रेनुलोसाइट, कनिकाय में आरबीसी, कनिका में डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और जिनके बॉडी पे नहीं होगा वो आकनिका में होगा, आकनिका में। तो आकनिका में 2 डब्ल्यूबीसी है, एक मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट है ना, एक मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और इधर आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है बेन, है ना। 3 इधर होगा बेन, एक आपका न्यूट्रोफिल, ओके, एक आपका न्यूट्रोफिल, एक आपका एस्नोफिल, एक आपका बेसोफिल, है ना, एक आपका बेसोफिल। मैं थोड़ा सा जूम कम कर दूं तो आपको शायद दिखाई दे अच्छे तरीके से, है ना। देखिए तो एक आपका न्यूट्रोफिल हुआ, एक आपका न्यूट्रोफिल हुआ, एक एस्नोफिल हुआ, एक आपका बेसोफिल। याद करने का तरीका है बेन, बेन से याद हो जाएगा बहुत इजी रूप से, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सारे ऐसे हैं जिनके सेल में ग्रेनुल्स पाए जाते हैं ना, ठीक है। जो भी हो ग्रेनुल्स हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें समझना कि न्यूट्रोफिल जो होता है ये लड़ता है बैक्टीरिया से, है ना। ये फैगोसाइटिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन, जितना भी बैक्टीरिया पैथोजेंस होगा हमारे बॉडी में आएगा उससे लड़ाई करेगा, उसको लड़ाई करके मार देगा। सबसे पहले जो भिड़ेगा ये भक्षक है। कैसा है ये? भक्षक, मैक्रोफेज का निर्माण करेगा, मार देगा, है ना। तो ये भक्षक है। एस्नोफिल है, एसनोफिल है ना, एस्नोफिल, ऐसा फील नहीं हो रहा है, एलर्जी लग रहा है, तो एस्नोफिल, ए से ऐसे आते हैं, एस्नो ऐसे एनर्जी और ई से एस्नोफिल। तो एस्नोफिल जो है एलर्जी करता है, क्या करता है? एलर्जी को कंट्रोल करता है, एलर्जी को कंट्रोल करता है एस्नोफिल। बेसोफिल जो है भैया, इसके पास प्रोटीन, एक हिस्टामिन है और एक हिपैरिन। हिपैरिन के बारे में सबको पता है कि एक एंटी कोगुलेट प्रोटीन है जो हमारे ब्लड को हमारे शरीर के अंदर जमने से बचाता है ना। और हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेशन कराता है। क्या करता है वो? इन्फ्लेमेशन कराता है, ठीक है। ये फुला देता है ना। तो ये हिस्टामिन आपका ध्यान में रखें। तो ये 2 तरह के प्रोटीन को रिलीज कर रहा है, हिस्टामिन और हिपैरिन। तो आपको बेसोफिल के बारे में ध्यान में रखिएगा, हिपैरिन, हिस्टामिन, और कहीं कहीं आपको सीरोटोनिन भी देगा। तो सीरोटोनिन भी इन तीनों का आपका वहन करना का काम है बेसोफिल का। किसका काम है? बेसोफिल का। सबसे कम संख्या में होता है बेसोफिल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये मारने उन्हें काम नहीं कर रहा, इसका देखिए, इसके अंदर जो न्यूक्लियस देखिए कैसे है, 3 टाइप का है। इसका न्यूक्लियस ऐसा, इसका न्यूक्लियस ऐसा। एस्नोफिल में जो आपका न्यूक्लियस है वो 2 है, एस्नोफिल में जो आपका न्यूक्लियस है वो कैसा है? 2 है, द्वितीय है ना, 2 है। और आपका देखिए इसमें बहुत सारे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें आपका देखिए इस तरह से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कोई नहीं याद रखने चल, लेकिन न्यूट्रोफिल का क्या काम है, बेसोफिल का क्या काम है, याद रखना, ठीक है। अब हम आगे आएंगे जो इसमें जो ऐसे वैसे वाइट ब्लड सेल जो आपके कैसे हैं, जो आपके जनरली उनके बॉडी के ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको एग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। ए लग गया ना, एग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। आग कनिका में उसमें एक मोनोसाइट आता है। मोनोसाइट भी भक्षक है, ये भी खा जाता है, ये भी बैक्टीरिया को मार देता है, ये भी कोई पैथोजेंस को मार देगा, ये भी लड़ाई करता है। और ये सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका में सबसे बड़ा जो है वो आपका है मोनोसाइट, है ना। नाम है मोनो, एक नहीं, लेकिन ये बड़ा है। और फिर एक आता है लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडीज है ना, जैसे कि IgA है ना, IgE, ये सब जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में जो निकलता है ना, एंटीबॉडी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे, है ना। तो जो एंटीबॉडीज जो निर्माण होना, एंटीबॉडी जो बनाएगा वो सब लिम्फोसाइट बनाता है, लिम्फोसाइट, है ना। तो याद रखिएगा, तो लिम्फोसाइट सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी है और ये बीटा सेल और टी सेल में बटा हुआ है, सॉरी बी सेल और टी सेल में बटा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा लिम्फोसाइट का काम है
एंटीबॉडीज को सेक्रेट करना, एंटीबॉडीज को सेक्रेट करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का जनरली क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और ये ब्लड क्लॉट्स में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट्स में हेल्प करता है। इसका शेप इरेगुलर नहीं होता है, मतलब इसका शेप इरेगुलर होता है, जैसे मतलब शेप होता है, इसलिए तो ब्लड क्लॉट्स में जुड़ जुड़ के एकदम सड़ जाता है ना। और रेड बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये बहुत ही स्टिकी, सटने वाला स्टिकी टाइप का होता है, मतलब चिपचिपा टाइप का होता है। इसका संख्या 1.5 से 3.5 लाख होता है, 1.5 से 3.5 लाख होता है। प्लेटलेट्स के बारे में ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहले से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, पहले से ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव नहीं होता हमारी बॉडी में जनरली। जब ब्लड जब हमारा जब कटता है ना, तो उसके लिए एक तरीका होता है थ्रोम्बोकाइनेज करके, तब जाके थ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है, ये एक्टिव है जुआ। और फिर जाके आपका फिब्रिनोजेन आएगा, फिब्रिनोजेन। और ये फिब्रिनोजेन पता है ना कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। तो ये फिब्रिनोजेन आएगा और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हमारा ब्लड क्लॉटिंग्स में एक और चीज ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन भी आपका हेल्प करता है। विटामिन के भी हमारे शरीर में ज़्यादा होना चाहिए, तभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, विटामिन के। ये 3 चीज ब्लड क्लॉटिंग्स में हेल्प करता है, फिब्रिनोजेंस, कैल्शियम आयन, विटामिन के, थ्रोम्बिन भी रहेगा तभी मार देंगे। हाँ, तो ये चीज़ें 4-5 चीज़ आपको ध्यान में रखना ब्लड क्लॉटिंग्स के रिगार्डिंग, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तब आराम से आप आंसर कर पाएंगे। तो हम लोगों ने जनरली देख लिया है ना, ब्लड को देख लिया। ओके, तो हम लोगों ने पहले समझा प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा में हमने देखा एल्बुमिन, तो बोलेंगे एल्बुमिन क्या है। सेकंड आएगा आपका ग्लोबुलिन, और तीसरा आएगा फिब्रिनोजेन। ओके, ये आपका परासरण, परासरण बैलेंस को बना के रखता है ना। ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बना के रखता है ना, मतलब एंटीबॉडी बना के रखता है। फिर फिब्रिनोजेन के बारे में हमने क्या समझा, ये तो भाई ब्लड क्लॉटिंग है, जाहिर सी बात है ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए, चीजों को समझना कितना आसान है ना। ये प्लाज्मा कितना परसेंट है, 55%। ऊपर हमने क्या देखा था, ब्लड था, ब्लड में प्लाज्मा। अब ब्लड में आएगा आपका ब्लड सेल, है ना। इसमें आया पहले आरबीसी, फिर देख सेकंड में WBC, और तीसरा आया प्लेटलेट्स। इतना सिंपल था। देखिए, अब चीजों को समझना, याद करना। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, ये आपका हो गया ल्यूकोसाइट, ये थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये भैया हीमोग्लोबिन रखा है, ये हीमोग्लोबिन नहीं रखा है, हीमोग्लोबिन HB नहीं है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। 120 दिन तक जिंदा रहेगा, ये 12 से 20 दिन तक, है ना। ये आपका रेड बोन मैरो में, ये येलो वाला में, ये भी रेड वाला में। ये जनरली आपका ट्रांसपोर्टेशन और गैसेज में हेल्प करता है ना, गैस को इनमें से भेजने का काम करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है। ये आपका सोल्जर है भैया, आर्मी है। ये आपका ब्लड क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। WBC को हमने बांटा 3 भाग में ना, बेन, बैसोफिल है, मतलब हिपैरिन, और आपका हिस्टामिन, ये 2 चीज को, ये और एक सोक्रेटिन भी याद रखिए, ये 3 को रिलीज करता है।
एसनोफिल ए से एलर्जी, तो एलर्जी में हेल्प करता है, एलर्जी में बचाता है ना। न्यूट्रो आपका सबसे पहला जो है आपका न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा संख्या में रहता है, सबसे जल्दी लड़ता है, ये भक्षक है, ये भक्षक है। फिर मैंने बताया था आपको मोनोसाइट, एक था ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट है ना, लिम्फोसाइट सॉरी, लिम्फोसाइट था, लिम्फोसाइट सॉरी, एक था आपका लिम्फोसाइट। जाहिर सी बात है मोनोसाइट है, बड़ा है, सबसे बड़ा WBC, सबसे छोटा WBC, छोटा है लेकिन भाई काम करता है, क्या करता है ये, एंटीबॉडी बनाता है, जैसे IgA है ना, IgA सब, और ये बड़ा है मोनोसाइट है ना, ये भी आपका लड़ाई करता है। खत्म, इतना ही तो मैंने बताया। ओके, अब चलेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो जनरली आप देखते होंगे कि सब ब्लड तो एक ही जैसा होता है, सब मनुष्य भी एक जैसे हैं, सबका फॉर्मेशन भी एक जैसा है कहीं ना कहीं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में भी कुछ यूनिक है, सबका ब्लड एक जैसा नहीं है, सबके ब्लड में कुछ ना कुछ यूनिक है, कुछ ना कुछ यूनिक है, और वो होता है हमारा ब्लड ग्रुप। तो जनरली ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ये ध्यान में रखिए, हमने एक विलियम हार्वे का नाम सुना जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया, उसी तरह से आपका ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले हैं आपके कार्ल लैंडस्टीनर। दो ब्लड ग्रुप का खोज किया, एक ABO और एक RH ग्रुप। ABO में आपका 4 आता है, ABO ग्रुप, एक RH फैक्टर वाला ग्रुप। ABO में 4 आता है, एक ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। हम समझेंगे इसके बारे में। एंटीबॉडीज, एंटीजेंस क्या होता है ना, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे जनरली ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत ही नॉर्मल चीज़ समझना है, ज़्यादा हमें PhD नहीं करना है, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा उन चीज़ों को समझना है, ठीक है। एग्जाम में अगर कंसेप्चुअल सवाल आया ब्लड ग्रुप से ऊपर, तब तो भाई जब वाकई तो सवाल वही आता है कि कौन यूनिवर्सल रिसेप्टर है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन हम समझेंगे थोड़ा सा, है ना, टाइम देंगे 5 मिनट। देखिए जनरली जो ब्लड्स होते हैं, जनरली जो ब्लड होता है, मान लीजिए एक ब्लड सेल है ना, ये RBC मान लेते, जो भी हो, तो अगर जिनका ब्लड ग्रुप A होगा, इधर में ब्लड ग्रुप, जिनका ब्लड ग्रुप A होगा, इनके पास जो एंटीजन हो गए वो A होगा। इनके पास जो एंटीजन होगा, एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं क्या, एक सेकंड, आई थिंक प्रतिजन ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा मुझे ध्यान में, चलिए कोई नहीं, ठीक है, एंटीजन आप समझिए इंग्लिश में, ठीक है। तो एंटीजन जिनके बॉडी मतलब जो ब्लड जिनका आदमी का ब्लड ग्रुप A होगा, उनके सेल में, उनके RBC में एंटीजन के रूप में कौन होगा, A। कौन होगा, A होगा, एंटीजन होगा A। लेकिन इनके पास जो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी को मान ले हम लोग इसे इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, इनके पास जो एंटीबॉडी होगा वो होगा B। उल्टा अगर A ब्लड ग्रुप है, अगर A ब्लड ग्रुप है, तो इनके पास जो एंटीबॉडी होगा वो होगा एंटी-B, मतलब B से इनको नफरत है, B से इनको नफरत है, एंटीबॉडी इनके पास है, कौन सा, B है, इनके पास एंटीबॉडी B है। इस बात को समझिएगा, B का उल्टा हो जाएगा। डैट मीन्स कि अगर ब्लड ग्रुप A किन्हीं का है और उनको ब्लड चाहिए, और अगर कोई ब्लड देने वाला B का है, मतलब B में आता है ना, ब्लड ग्रुप AB में, सॉरी B में आता है, तो जाहिर सी बात है ये वो B है, ये वो B है, ये वो B है जिसके पास एंटीजन तो B है, प्रतिजन तो B है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी A है। फिर वही बात, B को A पसंद नहीं है और A को B पसंद नहीं है। तो अगर हम A वाला को ब्लड चाहिए और B वाला ब्लड देंगे, तो A का एंटीबॉडी B हो जाएगा, जो कि एंटीजन से ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस मामले में कहीं ना कहीं मिस मैच हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे RBC को, हमारे RBC को।
हमारे ब्लड सेल्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें एंटीबॉडी एंटीबॉडी आप समझ चुके होंगे कि ए है तो बी है उसके पास एंटीबॉडी रहेगा, बी है तो ए एंटीबॉडी रहेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं, है ना। अब हमारा जो ब्लड ग्रुप आएगा, ये हमने बी के बारे में देख लिया। अब हमारा मान लीजिए ब्लड ग्रुप जो आया वो आया ब्लड ग्रुप ए बी। अच्छा, इसका नाम है ए बी, तो इनके आरबीसी में जाहिर सी बात है कि ए भी है और बी भी है। ये दोनों एंटीजन अवेलेबल है। जब दोनों एंटीजन अवेलेबल हैं ही, तो जो एंटीजन रहेगा वो एंटीबॉडी नहीं रहेगा। यहाँ पे ए एंटीजन था तो एंटीबॉडी ए नहीं है, एंटीबॉडी बी उल्टा है। तो दोनों एंटीजन अवेलेबल है, दोनों पॉजिटिव आदमी इसके पास है, तो नेगेटिव आदमी कहाँ से आएगा? ए बी दोनों, जब ए बी दोनों बैठ गया एंटीजन्स ग्रुप में, तो एंटीबॉडी बेचारा के पास बनेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं बनने वाला। तो एंटीबॉडी इसके पास नहीं है, नील एंटीबॉडी। अच्छा, जब एंटीबॉडी इसके पास नहीं होगा, ए बी के पास कोई भी विरोध करने वाला नहीं है, मतलब ए बी के पास कुछ भी डाल दीजिए, ए बी को ए दे देगा ब्लड, बी दे देगा ब्लड, और ओ के बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम समझ गए कि ए बी है तो ए बी से तो ब्लड ले ही लेगा, ए बी है तो ए बी से ब्लड तो ले ही लेगा, जाहिर सी बात है, ये अपना अपना ब्लड तो ले ही लेते हैं। ए बी से ब्लड ले लेगा, साथ ही साथ ए से भी लेगा और बी से भी लेगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी अगर नहीं रहेगा तो किसी से भी ब्लड, क्योंकि उसके पास एंटी आदमी को है नहीं, उसके पास नेगेटिव आदमी फैलाने वाला है नहीं कि ये नहीं करो वो नहीं करो, उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, वो किसी से भी लेगा ज्ञान। अब हम बात करेंगे ओ का। जब ओ के बारे में हमने देखा है ना, ओ के बारे में जो हमने देखा, तो हमने पाया कि ओ के पास एंटीजन ही नहीं बेचारे पास, ओ के पास एक भी एंटीजेंस नहीं, नील है। तो जाहिर सी बात है इसके पास एंटीबॉडी होगा। तो जिनके पास इनके पास ओ के पास एंटीबॉडी एक भी नहीं, एक भी एंटीजेंस नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है, लेकिन सब नेगेटिव है। ए और बी इनके पास एंटीबॉडी के रूप में अवेलेबल है, और एंटीबॉडी के रूप में ए और बी अवेलेबल होना मतलब ए को नहीं आने देगा, बी को नहीं आने देगा। मतलब ओ को ब्लड चाहिए तो ए से और बी से और ए बी से, तीनों से नहीं ले पाएगा, क्योंकि ए बी में दोनों शामिल है। तो किससे लेगा? केवल ओ से लेगा, ओनली ओ से लेगा। लेकिन भैया इसके पास कोई, ये जो ओ है, ओ जो है, इसके बाद अगर एंटीबॉडी ए और बी है, एंटीबॉडी ए और बी है, ये जा तो सकता है ना, क्योंकि इसके पास एंटीजेंस नहीं है, है ना, इसके पास कोई एंटीजेंस नहीं है, ये जा तो सकता है, क्योंकि ये तीनों को दे देगा। क्योंकि देखिए ओ के पास जाएगा, ओ के पास जाएगा, ए के पास जाएगा, ए को ब्लड देना हो तो इसके पास एंटीजेंस कुछ है नहीं, इसके पास एंटीजेंस कुछ है नहीं, एंटीबॉडी बी है तो इसके पास भी एंटीबॉडी बी है, तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना। बी के पास भी ये दे देगा, है ना, ए बी को भी दे देगा, और अपने आप तो देगा ही। तो ओ बी जो है, ओ जो है ना, जनरली ओ जो है वो सबको देगा, खत्म। ये याद रखना, ओ जो है वो सर्वदाता है ना, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जो है सबसे लेगा, ए बी जो है सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये डोनर, ये रिसेप्टर, है ना। जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं वो किसी से ले लेगा, और जिसके पास कोई भी एंटीजेंस नहीं वो सबको दे देगा। समझ रहे बात को? ये चीज को ध्यान। अब देखिए हमने ये एबीओ ग्रुप के बारे में पढ़ा। अब कार्ल लैंडस्टीनर ने एक और काम किया, उसने आरएच ग्रुप भी निकाला, आरएच ग्रुप भी निकाला, उसी ब्लड ग्रुप में एक आरएच फैक्टर भी निकाला, आरएच फैक्टर इसको बोला गया, है ना। इन्होंने एक आरएच फैक्टर भी निकाला पॉजिटिव नेगेटिव करके, कि ब्लड ग्रुप तो ठीक है, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग चीज़ों को देते हैं, लेकिन इसने एक आरएच फैक्टर का भी नाम दिया, जिसको रेसस मंकी पे इन्होंने जनरली एक्सपेरिमेंट किया था, रेसस मंकी पे, है ना, उसको समझिए थोड़ा सा। रेसस मंकी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इसको आरएच फैक्टर रखा। अब इसका क्या था उपाय? अब इसने बोला कि जो भी ब्लड सेल के पास आरएच फैक्टर है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा,
और RH फैक्टर नहीं है तो वो निगेटिव कहलाएगा। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि आप बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं, इट मीन्स कि आपके पास RH फैक्टर है। अच्छा, अब RH फैक्टर में क्या दिक्कत है कि अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है तो ये RH फैक्टर पॉजिटिव RH फैक्टर नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। RH फैक्टर नेगेटिव है तो केवल RH फैक्टर नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ये दिक्कत है, पॉजिटिव तो दोनों से लेगा, नेगेटिव केवल नेगेटिव से लेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर बी पॉजिटिव हैं आप, बी पॉजिटिव है, आपको ब्लड चाहिए तो बी नेगेटिव से भी ले सकते हैं और बी पॉजिटिव से ले सकते हैं, लेकिन आपका ब्लड अगर बी नेगेटिव हो गया बाबू तो केवल बी नेगेटिव से ही लेंगे, बी पॉजिटिव से तो आशा ही मत रखिए। और जाहिर सी बात है अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप ए से भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका एंटीबॉडी हो जाएगा उसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा समझना है, ये मुझे बताना था, ठीक है। RH फैक्टर आप समझ गए बात को। RH फैक्टर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। मतलब अगर कोई किसी का RH फैक्टर नेगेटिव है तो केवल नेगेटिव से लेगा, लेकिन किसी का RH फैक्टर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। हाँ, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ABO ग्रुप भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि ए को बी वाला ए को दे देगा, ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ आप इसमें देखिए कि जिनका अगर O पॉजिटिव अगर है किन्हीं का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव तो AB निगेटिव को नहीं दे सकता है। AB निगेटिव को क्यों नहीं दे सकता है? आप बोले AB तो सबसे लेता है, लेकिन भैया AB के पास RH फैक्टर निगेटिव वाला, निगेटिव केवल निगेटिव से लेगा तो AB निगेटिव को O नहीं दे पाएगा। O सबको देता है बट फिर भी AB निगेटिव को नहीं दे पाएगा। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। एक कंडीशन होता है जनरली, क्या होता है कि मदर, मैं थोड़ा सा नॉर्मल ज़्यादा डिटेल नहीं आऊँगा, मदर है, फादर है, बेबी। मदर का RH फैक्टर पॉजिटिव है, फादर का ही पॉजिटिव है तो बच्चा का पॉजिटिव, ओके। मदर का पॉजिटिव है, फादर का नेगेटिव है तो बच्चा फिर भी पॉजिटिव। मदर का नेगेटिव, बच्चा फादर पॉजिटिव फिर भी बच्चा पॉजिटिव। मदर नेगेटिव, फादर नेगेटिव तो फिर बच्चा नेगेटिव। देखिए जनरली क्या होता है कि दोनों में से एक भी कोई पॉजिटिव फैक्टर है तो बच्चा पॉजिटिव होता है। तो ये तो सब कंडीशन ठीक है, माँ प्लस बेटा प्लस, माँ प्लस बेटा प्लस, जो मतलब बच्चा जो प्रेगनेंसी में होगा, है ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे नेगेटिव है बच्चा मदर, यहाँ बच्चा जो भ्रूण में है वो भी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ कंडीशन गलत हो गया, माँ के पास नेगेटिव है और बच्चा के पास पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन जब होता है कि बच्चा के पास पॉजिटिव होता है और मदर के पास नेगेटिव, तो जो भ्रूण में जो बच्चा पल रहा होता है उन दोनों का RH फैक्टर चेंज हो गया। एक बच्चा जिसको पॉजिटिव RH फैक्टर है, मदर जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव RH फैक्टर है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और इस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहला प्रेगनेंसी के टाइम में तो क्योंकि देखिए प्लेसेंटा के माध्यम से सब कुछ होता है, सेपरेट रहता है प्लेसेंटा, सब कुछ ब्लड ग्रुप जो सेपरेट रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें उतना डिटेल नहीं आना है ना। तो जनरली जो पहला प्रेगनेंसी जो होता है, उस महिला का पहला प्रेगनेंसी होगा, उसमें तो उस बच्चे के रेड ब्लड सेल पे, उस बच्चे के सेल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एंटीबॉडी बन ही नहीं पाएगा तब तक, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेसेंटा जो है रोक के रखता है, तो एंटीबॉडी जो बनता है वो पहले प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो आपका मतलब एंटीबॉडी जो है वो बन चुका होता है पहला में, है ना। IgM का जो ये ध्यान, ये पूछा भी, IgM ये एंटीबॉडी बन चुका है मदर के ब्लड में। मदर के बाद जो सेकंड प्रेगनेंसी होगा तो भैया एंटीबॉडी बन चुका है। सेकंड प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडी जो IgM बनेगा, ये जो IgM एंटीबॉडी जो बनेगा उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। वो क्या करेगा कि जो अब तो दोनों का अलग अलग नेगेटिव फैक्टर दोनों का हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो बच्चे के जो RBC है, बच्चे के जो RBC जो होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, बच्चा का जो आपका होगा उसको क्या करेगा, मारना स्टार्ट कर, उसके सेल को मारना स्टार्ट कर देगा। फिर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फेटल्स हो जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे इंजेक्शन है जो कि इस चीज़ को हेल्प करता है बचाने में, है, इंजेक्शन होता है, ओके।
तो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पहले IgM बनता है, फिर सेकंड टाइम में IgG बनेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे सबके बारे में, ठीक है। IgG बनेगा, है ना। तो पहला बार IgM फिर IgG, ये कंडीशन उल्टा होगा तभी, हम भी बात करें उल्टा होगा तभी। अगर सेम कुछ रहेगा तब तो नॉर्मल चीज़ें होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो हमें ध्यान में रखना है जनरली इस बीमारी को, अगर ऐसा होता है, अगर इसमें प्रॉब्लम होता है गर्भावस्था के प्रति, जब मतलब ये कंडीशन हो गया तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटोलोसिस। देखिए मैं लिखता हूँ इधर, है ना, यहाँ लिखता हूँ। इरिथ्रो तो लिखेंगे भाई क्योंकि रेड ब्लड सेल है, इरिथ्रो ब्लास्टोलोसिस, ब्लास्टोलोसिस ब्लास्ट नहीं कर जाएगा, है ना, इसे मत समझ लीजिएगा। और फ्योटेसिस, फ्योटेसिस, फ्योटेसिस में तो बच्चा के लिए, है ना, फ्योटेलिसिस। तो ये बीमारी उत्पन्न या बीमारियां जो भी कंडीशन जो उत्पन्न होता है, ये क्यों उत्पन्न होता है, सवाल ऐसे बन सकता है। ये उत्पन्न कैसे होगा, जब माँ का निगेटिव होगा बच्चा का पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। देखिए हार्ट्स के बात करेंगे ना, तो जनरली हमारा हार्ट कहाँ पे है, आप बोलेंगे यहाँ पे है। तो हमारा हार्ट जो है हमारे आगे की साइड में है, हमारे पेट के साइड में, हमारे पीठ के साइड नहीं है, मतलब हमारा हार्ट जो है वेंट्रल साइड में है। जब मैंने पढ़ाया था कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स पढ़ाया था, है ना, जब ग्रुप में पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उसके जो हार्ट होते हैं वो वेंट्रल साइड में होते हैं। मछली से लेके सब कॉर्डेट्स में आएगा, मछली हो सरीसृप हो सब कॉर्डेट्स में आएगा, तो उनके हार्ट वेंट्रल साइड में होगा, पहला पॉइंट। और जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे उनके हार्ट जो होंगे वो डॉर्सल साइड में, तो पीछे की तरफ होगा। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस जानना चाहिए। हालांकि हम समझेंगे कि मछली में 2 होता है चेंबर, है ना, मछली में 2 चेंबर हुआ, ओके। और एम्फीबियन, है ना, उभयचर में 3 चेंबर होता है, खाली एक जो है ना, वो ध्यान में रखिएगा, ओके। उभयचर में आपका 3 चेंबर होता है और उसमें देखिए 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल सरीसृप में आपके 3 चेंबर होते हैं, ओके। बर्ड और हम लोग, है ना, मतलब पक्षी और हम लोग में 4 चेंबर्स होते हैं। अब देखिए एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल जो होता है ना, मगरमच्छ में 4 चेंबर होता है और कॉकरोच में 13 चेंबर, क्रोकोडाइल में 4 चेंबर और कॉकरोच में 13 चेंबर। ये ध्यान रखना है ना, क्रोकोडाइल में 4 और कॉकरोच में 13 चेंबर होता है, क्रोकोडाइल में 4 और कॉकरोच में 13 चेंबर होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ओके। अब हमारे बॉडी में जो हार्ट है उसका शेप इस तरह से होता है। और जनरली हमारा जो है इसमें आपका जो हार्ट है वो पहले बात राइट और लेफ्ट में बटा है। आप ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, जिसे हम लिख रहे हैं वो राइट है, ये लेफ्ट। तो हम जब भी बनाएंगे फिगर अपने कॉपी पे तो इस साइड में लेफ्ट रखेंगे, इस साइड में राइट रखेंगे, इस साइड में लेफ्ट रखेंगे, इस साइड में राइट रखेंगे, है ना। तो राइट और लेफ्ट में हमारा हार्ट बटा हुआ है, हम बोलते हैं 4 चेंबर है। फिर हमारा हार्ट ऊपर और नीचे बटा हुआ है, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम, अटारी ऐसे याद है कि अटारी आलिंद, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। देखिए आर्ट्रियम बोलते हैं मतलब आलिंद, क्या बोलते हैं, आलिंद। और नीचे वाला को बोलते हैं वेंट्रिकल, जिसको बोलते हैं निलय, नीचे का निलय। जाहिर सी बात है ऊपर नीचे आर्ट्रियम है तो ऊपर में लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, कोई बहुत बड़ा नहीं, दाया निलय बाया निलय, दाया आलिंद बाया आलिंद, खत्म। ये 4 चेंबर्स, चारों चेंबर बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट होते हैं। हमारा जो हार्ट होता है इसके बारे में समझेंगे कि हमारा हार्ट जो होता है उसका वजन 300 ग्राम होता है पुरुषों में और महिलाओं में 250 ग्राम। हमारा हार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर होता है एक मेम्ब्रेन, उसका नाम है प्रीकार्डियन मेम्ब्रेन। प्रीकार्डियन मेम्ब्रेन से हमारा हार्ट, जैसे मैंने कल बताया था लीवर के बारे में कि सॉरी लीवर नहीं, कल मैंने बताया था लंग्स के बारे में कि जो लंग्स होता है वो प्यूरल मेम्ब्रेन से आपका प्रोटेक्शन मिलता है उसको। उसी तरह से हम बात करेंगे आज के, तो आज हमारा आएगा प्रीकार्डियन मेम्ब्रेन। प्रीकार्डियन मेम्ब्रेन से पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन से हमारा हार्ट जो है वो अच्छे तरीके से मतलब सुरक्षा प्रदान उसको मिलता है। इस बात को समझेंगे, हमारा हार्ट एकदम मुट्ठी है ना, मुट्ठी के बराबर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा।
तो हार्ट बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जनरली, है ना। 12 सेंटीमीटर लंबा उम्बा होता है, 9 सेंटीमीटर, इस तरह से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 300 से 250 ग्राम वजन होता है। और है ना, हार्ट के अध्ययन को जनरली कार्डियोलॉजी कहते हैं, हम इसको समझते हैं, इसको बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ओके, और हार्ट का काम जनरली है पूरे शरीर में जो ब्लड है उसको पंप करना, हर एक जगह ले जाना, है ना। और 4 भाग मैंने बता दिया, आर्ट्रियम, है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, 4 भाग, है ना। चारों का क्या काम है समझेंगे, है ना, चारों का क्या काम है हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। चलिए, ओके, दोबारा पढ़ा रहा हूँ यार, दोबारा पढ़ाने में तो बोरिंग फील होता है। मतलब एक चीज़ों को आप समझिए कि एक बार मैंने इस चीज़ को भी पढ़ाया, फिर 2 घंटा इस चीज़ को फिर से रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा चैलेंज है ना। बट फिर भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन भी नहीं छूटेगा, है ना। बहुत मैं टाइम वेस्ट कर दिया हूँ ऐसे भी। देखिए, अब ब्लड कैसे फ्लो होता है समझ लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो देखा सबसे बड़ा, जो राइट आरटीएम में खुल रहा है, ये राइट आरटीएम में खुल रहा है, ये राइट आरटीएम में खुल रहा है, ये राइट आरटीएम में खुल रहा है, इसको बोलते हैं महाशिरा, सुपेरियर वेना कावा। आगे हमारे हार्ट का फोटो होगा शायद, है ना, यहाँ पे मैंने लगाया था, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको दिख जाएगा क्लियर। नहीं, चलिए हम इसी मैप से चलेंगे, ठीक है, झाड़ा। ओके, तो सुपेरियर वेना कावा के थ्रू जो ब्लड आएगा, पूरा जो शरीर में हमारा जो ब्लड है वो सब ब्लड जो आएगा हमारा सुपेरियर वेना कावा के थ्रू। और सुपेरियर वेना कावा के थ्रू जो ब्लड आएगा वो ब्लड होगा गंदा, मतलब इम्प्योर ब्लड होगा। डेट मीन्स वो ब्लड में बहुत कुछ होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, सब होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो महाशिरा से जो ब्लड आएगा, जाहिर सी बात है कि राइट आरटीएम में, काम राइट से होना चाहिए ना, तो राइट से चालू होता है, राइट ऊपर से चालू होगा, मतलब आरटीएम से। राइट आरटीएम में सबसे पहले याद रखना कि ऊपर आरटीएम है, नीचे आपका वेंट्रिकल है, और काम होगा राइट काम चालू। तो राइट आरटीएम में ब्लड पहले सुपेरियर वेना कावा से आया, सुपर आया, और फिर यहाँ पे वॉल्व होते हैं, अलग अलग वॉल्व होते हैं ना, ट्राइकोस्पिड वॉल्व, मिंट्रल वॉल्व, है ना। तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। अब इस वॉल्व से, राइट आरटीएम से इस वॉल्व से अब यहाँ पे जो ब्लड आया, ब्लड भर गया। अब क्या हुआ कि इस वॉल्व को खोलने के लिए कांटेक्ट करेगा, जैसे ही कांटेक्ट करेगा ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कहाँ जाएगा, तो राइट से राइट में आएगा, राइट आरटीएम से वेंट्रिकल में आ गया, ब्लड खत्म। फिर अगेन ये पंप करेगा, अगेन जब पंप करेगा और ये ब्लड क्योंकि इसका इधर पूरा बाउंड्री है यार, इधर कुछ इधर नहीं आ सकता ब्लड, ये पाइप से ब्लड आएगा, लंग्स में चला जाएगा। अच्छा, इस पाइप को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फूस धमनी। आप बोलेंगे कि अच्छा आर्टरी है, मतलब आर्टरी मतलब शुद्ध रक्त, तो हम बोलेंगे गलत। हमने आपको बताया कि आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जब पल्मोनरी उसमें लग चुका है, उस आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग चुका है, तो उल्टा काम करेगा, अशुद्ध रक्त करेगा। तो ये अशुद्ध रक्त, देखो अशुद्ध रक्त लेके आया था ना, तो ये डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो अशुद्ध रक्त को कहाँ ले गया, लंग्स में जाएगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, एल्वेलाई को, है ना, वहाँ पे सब कुछ चेंजिंग होगा। फिर ब्लड वापस रिटर्न इस लंग्स से रिटर्न आएगा, किसके थ्रू, ये जो सिस्टम जो आप दोनों पाइप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जनरली पल्मोनरी वेन्स। फिर वही बात कि वेन्स का काम है तो गंदा रक्त लाना, लेकिन यहाँ पर तो फुसफुस शिरा जो है वो अच्छा रक्त ला रहा है। और ये रक्त कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरी में, जाहिर सी बात है कि यहाँ आएगा, पहले ऊपर आएगा, फिर ये खुलेगा, नीचे आएगा, फिर ये खुलेगा, फिर पंप करेगा, तो दम ये बड़का ललका देख रहे हैं, आयोटा बोलते हैं, आयोटा को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। और इस महाधमनी से पूरे शरीर में रक्त हमारा चला जाएगा, पूरे शरीर में हमारा रक्त चला जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी कुछ पूछेगा तो हम आंसर क्या करेंगे। कोई कहेगा अच्छा बाया आलिंद का क्या काम है, बाया आलिंद मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम, ऊपरे में होगा, लेफ्ट में होगा। अच्छा लेफ्ट में होगा आर्ट्रियम, मतलब वेन से न, मतलब पल्मोनरी वेन से साफ रक्त आया है, मतलब फुसफुसीय शिरा द्वारा ऑक्सीजन वाला ब्लड आया।
कोई पूछ देगा बायां नीला है, अच्छा बायां नीचे आता, नीचे, तो इसमें भी तो सेम ब्लड होगा, है ना, सही साफ ब्लड होगा, लेकिन इसका काम एक है कि इसी के थ्रू पंप करके और ओटा में चला जाता है, मतलब जो आपका महाधमनी है उसके थ्रू ब्लड पूरे शरीर में जाता है। दायां आलिंद पूछेगा अच्छा दायां है, राइट मतलब राइट, वहीं से काम चालू हुआ, मतलब ऑक्सीकृत ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ओके, तो ये आपको ऐसे करके चीज़ें याद रखना है ना, ऐसे आपको याद रखेंगे तो अच्छे तरीके से आप मतलब कहने का मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो ये आपको देखिए बॉल्ब का नाम है, यहाँ इसको बोलते हैं ट्राइकुस्पिड बॉल्ब, तीन गो, इसमें तीन तरह का होता है ट्राइकुस्पिड बॉल्ब, है ना। ये ट्राइकुस्पिड बॉल्ब हो गया। ये जो इधर वाला जो आपका ऊपर से जो ऊपर दायां आलिंद से दाएं निलय में जो आपका आया वो ट्राइकुस्पिड बॉल्ब के से आया, और बायां आलिंद और बायां निलय में आपका जो एक बॉल्ब मिलता है, एक जो आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं बाइकुस्पिड बॉल्ब, बाइकुस्पिड बॉल्ब। तो ये सब तो चलिए नहीं पूछेगा एग्जाम में, और उतना दिमाग लगाना है ना, उतना दिमाग लगाना नहीं, कोई फायदा है नहीं, आप चीज़ों को फंसाना नहीं है ना। ओके, उसके नीचे इन्फीरियर वेना कावा, इससे भी ब्लड चल जाता है आगे अलग अलग हिस्सों में, जो नीचे हमारा शरीर के जो नीचे वाला हिस्सा वहाँ पे ब्लड जाएगा इसके माध्यम से, है ना, सब साफ हो ब्लड करके, फिर किडनी उडनी से ब्लड इधर भी आएगा। तो एक आपका नाम आया था रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी का काम है ये ब्लड जो है किडनी से, ये पूछेगा रेनल आर्टरी, तो ये किडनी से संबंधित है, किडनी से ब्लड ले आने का काम करता है, तो रेनल आर्टरी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको आंसर कर देना है, ठीक है, ये भी आपको आंसर कर देना है। एक एक पॉइंट को कवर करेंगे यार। देखिए यही हमारा है, आपने देख लिया। हाँ, अब देखिए ब्लड के बारे में क्या है ना कि हमारे पास डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन मतलब कि हमारा ब्लड केवल एक बार ऐसा नहीं कि एक बार गया और ओटा से एक बार गया ऐसा हो गया, नहीं नहीं, ब्लड हमारा डबल बार सर्कुलेशन होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा कि देखिए औरोटा से में साफ ब्लड आया था, आपने देखा ना कि कैसे नीचे से औरोटा से पूरा साफ ब्लड आ गया, तो महाधमनी के माध्यम से जो ब्लड ऑक्सीजन वाला हुआ आया ये कैपिलरीज में आया। कैपिलरी में तो कैपिलरी क्या होता है, जहां पे आपके वेन्स है ना और आपके इस तरह से पूरा जुड़ जाता है ना, वेन्स, सीरा और आर्टरी जहां पे जुड़ते हैं पतले पतले पूरा लेयर में, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये साफ ब्लड यहाँ पे लाया। अच्छा, और इधर देखिए, इधर जो मैंने बोला जहां से आप ये देख पा रहे हैं ना, ये कौन सा ब्लड, ये कौन सा है, महासीरा है, जो गंदा ब्लड को लेके आया था, जो गंदा ब्लड को ले आया था। तो जनरली आप समझिए, ठीक है, लंग्स के अलावा जो नीचे वाला पार्ट में जहां पे गंदा ब्लड से और जहां पे साफ ब्लड, अब देखिए यहाँ पे साफ ब्लड भी है जो आ रहा है, यहाँ पे गंदा ब्लड भी है जो ऑक्सीजन नहीं है, आपको पता है मेटाबॉलिज्म होते रहता है, ये ऊपर फिर जा रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर साफ हुआ, फिर लंग्स में गया, लंग्स साफ हो गया, फिर ये पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये प्रक्रिया चलते रहता है, प्रक्रिया चलते रहता है, ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है, जो कि कोई याद रखना है। अच्छा, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि एक फोर्स लगाया था ब्लड के द्वारा, वो वेजल्स जिसमें बह रहा है ना, उस पे उस पाइप पे फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है नस से, मतलब धमनियों में ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, धमनियों में ब्लड प्रेशर सिराओं के तुलना में ज़्यादा होता है, लिख लीजिएगा, धमनियों में ब्लड प्रेशर सिराओं के तुलना में ज़्यादा होता है, एनसीईआरटी का लाइन है। और ध्यान दीजिएगा, जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज में ही ज़्यादातर आप देखिएगा इस साइड में जो मेन काम होता है, आप हार्ट पढ़ रहे थे, हार्ट क्या आपने देखा लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड भेजना होता है, तो ज़्यादा मोटा भी होता है आर्टरियम, उसका जो क्या बोलते हैं ना, लेफ्ट आर्टरियम जो होते हैं, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ज़्यादा मोटा होता है उसका परत उसका, है ना, क्योंकि बहुत उसका पंपिंग वाला काम होता है, ठीक है, ये समझिएगा। तो आर्टरी में जो प्रेशर होगा कॉन्ट्रैक्शन के समय में उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा ब्लड जब हमारे जो वेजल्स हैं, हमारे जो वेजल्स जिसमें से ब्लड बह रहा है, आर्टरीज है, उसमें जब हमारा हार्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा सिस्टोल। क्या कहलाएगा? सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सिस्टोलिक। और जब आर्टरी में, है ना, आर्टरी में जब रिलैक्सेशन होगा उसको डायस्टोल बोलेंगे, है ना। तो याद रखिएगा भैया, जो आप बोलते हैं ना कि 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर है, 120/80 Hg, है ना, मरकरी में ऐसे लिखते हैं। तो 120 जो होता है वो सिस्टोल होता है। क्या होता है? सिस्टोल। ये क्या होता है? डायस्टोल। याद रखिएगा से S/D याद रखिए, S/D एग्जाम में अभी एग्जाम में सवाल पूछा था, ठीक है, दरोगा वाला में। तो सिस्टोल बटा डायस्टोल, सिस्टोल बटा डायस्टोल। सिस्टोल जो होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन में होता है, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोल, और जब रेस्ट में होगा मतलब रिलैक्सेशन में होगा तब डायस्टोल, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक 180 होता है ना। यही जब कम बढ़ जाएगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को हम लोग इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो पहला चीज स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं, है ना। जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा हमारे बॉडी में उसको हाइपरटेंशन कहेंगे, है ना, हाइपरटेंशन कहेंगे। और जब हमारा ये तो चल ठीक है, तो हम लोगों ने आगे समझ लेना है। अब लिम्फ के बारे में, ब्लड के बारे में समझ। लिम्फ क्या? लिम्फ कुछ नहीं, देखिए आप लिम्फ के बारे में सोचिए कि ब्लड में अगर आरबीसी निकाल दें और प्लेटलेट्स निकाल दें, जो बच गया वो लिम्फ कहला गया। अच्छा, आरबीसी निकाल दिए और प्लेटलेट्स वो निकाल दिए तो बचेगा कौन? डब्ल्यूबीसी बचेगा। तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को लिम्फ कह सकते हैं, या प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट। और डब्ल्यूबीसी में पूरा डब्ल्यूबीसी नहीं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने वाला। तो प्लाज्मा और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दोनों को मिला के, ये तीनों को मिला के लिम्फ कहलाएगा। लिम्फ मतलब आप समझिए कि यहाँ पे आप समझिए, हम जो मैं पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, मैं जो पढ़ूंगा उसको समझिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एक अलग तरह का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में शामिल होता है। इसे लतिका, है ना, लतिका या उत्तक द्रव कहते हैं। केशिकाओं कैपिलरी के दीवारों में मौजूदा छिद्रों के माध्यम से कुछ मात्रा में प्लाज्मा, प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं उत्तकों के अंतर कोशीय स्थानों में निकल जाती है। देखिए ये आप मान लेते हैं उत्तक है, टिश्यू का पूरा गुच्छा, तो कुछ स्पेस बचा हुआ है। और जब यहाँ पे पूरा इसके ऊपर कैपिलरीज का लाइनिंग रहता है, मतलब पूरा जो मतलब कहने का मतलब जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, अब इससे कुछ जो छेद के माध्यम से निकल के ये सब में भर जाता है ना, वो होता है लिम्फ, वो होता है आपका लिम्फ, है ना, वो होता है लिम्फ, है ना, उत्तक होता है, सॉरी लसिका होता है। यह रक्त के प्लाज्मा के समान होता है लेकिन रंगहीन होता है। इसमें प्रोटीन कम होता है। लसिका अंतर कोशिकीय स्थानों से लसिका कोशिकाओं में प्रवाहित होती है। अब उस जगह से कैसे फ्लूइड हो, कैसे होगा? तो लसिका का जो कोशिका होगा, मतलब जो लिम्फ का कैपिलरीज होगा, लिम्फ के कैपिलरी से जहाँ से लसिकाएं बहेंगी, लिम्फ कैपिलरी से बहेगा, है ना, जो बड़ी लसिकाएं बहिकाएं बनती फिर जाके लिम्फ वेजल्स में बहेगा। लिम्फ कैपिलरी धीरे धीरे ऐसे छोटा लिम्फ वेजल है, छोटा लिम्फ वेजल है, और आगे जाके बहुत बड़ा का हो गया, इसमें 2-3 को, है ना। तो बड़ा वाला को लिम्फ वेजल्स कहेंगे, लिम्फ वेजल्स कहेंगे, है ना, ठीक है। जो अंत बड़ी सिराओं में खुलती फिर आगे जाके कहाँ खुलेगा? लिम्फ नोड्स में खुलेगा, है ना, या लिम्फ आगे जाके खुलेगा, लिम्फ डक्ट पे खुलेगा। लसिका आंत से पची हुई अवशोषित वसा, अब ये महत्वपूर्ण है, आंत में जो हमारा इंटेस्टाइन में जो फैट का एब्जॉर्प्शन का काम करता है वो लिम्फ करता है। ये याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये याद रखना है ना, ओके। और कह रहा है कि और अतिरिक्त तरल पदार्थ को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में फिर से प्रवाहित करने का काम करता है। तो लिम्फ जो है वो एक रंगहीन है, इसको इंटरस्टेल फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि कोशिकाओं के टिश्यू के बीच में बहते रहता है। ये इसमें प्रोटीन कम होता है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, और ये डिजीज के अगेंस्ट डिफेंस का भी काम करता है क्योंकि इसमें प्लाज्मा है। और ये फैट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वसा का अवशोषण करता है इंटेस्टाइन से। खत्म। लिम्फ के बारे में इतना याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, अगर हमारा ब्लड हाई प्रेशर हमारा अगर 140/80 हो जाए, सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइपर
टेंशन हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको कैड भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम लोग कैड भी बोलते हैं, है ना, इसके बारे में समझेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ना, एक सेकंड देख लेता हूँ, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कोरोनरी धमनी की बीमारी। कोरोनरी धमनी की बीमारी में क्या होता है कि जो आर्टरीज होते हैं उसके दीवारों में अलग अलग तरह की जो चीज़ों का जमाव हो जाता है, उनके दीवारों में अलग, जैसे जो आर्टरी जिससे कि आपका ब्लड बहता है, आर्टरीज के ब्लड में, है ना, आर्टरीज के वॉल में अलग अलग मटेरियल का जमाव होगा तो रोक देगा ब्लड के फ्लो को। और इससे क्या होता है कि मैं तो कहने का मतलब जो ब्लड जो पहुंचना चाहिए वो ब्लड नहीं पहुंचता है, पोषण नहीं पहुंच पाता है, तो ये बीमारी को बोलते हैं कैड, है ना, कैड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एनगीना, एनगीना भी एक तरह का बीमारी है जो कि O2 नहीं मिलने पे, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलने पे, हृदय पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलने पे छाती में दर्द होता है, इसे हम लोग एंगीना कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, बस इतना नॉर्मल चीज़ है, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो छाती में दर्द होगा तो खत्म। ऑक्सीजन कम मिलेगा तो एंजीना, अगर आर्टरी के वॉल में कुछ जम गया तो यहाँ पे न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो कैड बीमारी, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको आपका हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक हाइपो होता है, हाइपो तो कम, जब ब्लड प्रेशर कम जाएगा तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो ये डिसऑर्डर था सर्कुलेटरी सिस्टम का। जो सवाल बचा खुचा रहेगा एग्जाम, हम लोग सवाल के माध्यम से पूरा चैप्टर लपेट देंगे। तो सवाल जो होगा उसको तो छोड़ना ही नहीं, उस क्लास को जरूर करिएगा, वो लाइव चलेगा और उसमें कम से कम 300 सवाल करेंगे, है ना, कम से कम 300 सवाल करेंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर किया अच्छा तरीके से। कोई भी डाउट होगा कमेंट करेंगे आप लोग, और चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत रात हो चुका ऑलरेडी, देखिए 1 बज चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।